एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई से ज्यादा गैंगवार होती थी, लेकिन फिर वहां एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अंडरकवर एजेंट बनकर पहुंचता है। शुरुआत में गैंगस्टर उसे एक मामूली इंस्पेक्टर समझते हैं, लेकिन जब वह अपना असली चेहरा दिखाता है तो पूरे स्कूल की हवा निकल जाती है। मूवी शुरू होती है एक सीधे साधे पढ़ाकू लड़के गुंडे को दिखाने से। आज उसका जिन्यांग हाई स्कूल में पहला दिन था। गुंडे पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस स्कूल में वह कदम रखने जा रहा है वहाँ पढ़ाई से ज्यादा ताकत और लड़ाई की चलती है। जैसे ही गुंडे स्कूल के मुख्य गेट के अंदर प्रवेश करता है, कुछ तेज तर्रार छात्र अपनी बाइकें लेकर उसके बिल्कुल पास से गुजरते हैं। उनमें से एक बाइक वाला उसे टक्कर भी मार देता है, जिससे बेचारा गुंडे जमीन पर गिर जाता है। वह संभल कर उठता है और बिना किसी से कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वह स्कूल की मुख्य इमारत के करीब पहुंचता है, उसकी नजर पूरी इमारत पर पड़ती है और वह एक पल के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि देखने में वह जगह किसी सामान्य हाई स्कूल जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात सागोरा नाम के एक सीनियर छात्र से होती है। सागोरा गुंडे को देखते ही समझ जाता है कि यह नया छात्र है। सागोरा उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम नए हो, इसी वजह से पूरे स्कूल के छात्र तुम्हें तंग करने वाले हैं। यह सुनते ही गुंडे के होश उड़ने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद स्कूल में आते ही उसकी मुश्किलें शुरू हो गई हैं, लेकिन सागोरा तुरंत उसे तसल्ली देता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, बस गुंडे को उसे कुछ पैसे देने होंगे और बदले में सागोरा उसकी सुरक्षा करेगा। गुंडे वैसे भी डरा हुआ था, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे अपनी जेब में रखे सारे पैसे निकालकर सागोरा को दे देता है। पैसे मिलते ही सागोरा उसे स्कूल का असली सिस्टम समझाता है। वह कहता है कि इस स्कूल को असल में सिर्फ दो लड़के नियंत्रित करते हैं, एक वह खुद और दूसरा चुनसा। सागोरा गुंडे को साफ साफ बोल देता है, अब तुमने मुझे पैसे दिए हैं इसलिए तुम मेरी तरफ हो, और अगर कोई तुमसे पूछे तो कहना कि सागोरा ही सबसे बेहतरीन है। गुंडे चुपचाप उसकी बात मान लेता है। फिर दृश्य बदलता है और हम गुंडे को कक्षा के अंदर देखते हैं। शिक्षक उसे खड़े होकर अपना परिचय देने के लिए कहते हैं। गुंडे कक्षा के सामने खड़ा होता है और अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन कक्षा में मौजूद एक भी छात्र उसकी बात को महत्व नहीं देता। किसी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार गुंडे भी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद शिक्षक कक्षा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। गुंडे तुरंत अपने बैग से किताबें निकालता है, क्योंकि वह सच में पढ़ाई करने आया था, लेकिन उसके पास बैठा एक छात्र उसे किताबें निकालने से रोक देता है। इसी बीच चुनसा शिक्षक से कहता है, माफ कीजिए, हमारे पास एक भी नोटबुक नहीं है, इसलिए आपको किताबों की दुकान से नोट्स की फोटोकॉपी करवा कर लानी पड़ेगी। शिक्षक समझाने की कोशिश करते हैं कि फोटोकॉपी करवाने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा और तब तक उनका पीरियड खत्म हो जाएगा, लेकिन शिक्षक की बात सुनते ही चुनसा अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता है और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। चुनसा का गुस्सा देखकर बेचारे शिक्षक भी डर जाते हैं। आखिरकार वह बिना कुछ कहे किताबों की फोटोकॉपी करवाने के लिए कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। शिक्षक के जाते ही चुनसा अपने सारे छात्रों को लेकर स्कूल की वर्कशॉप में पहुंच जाता है। दरअसल ये छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। वर्कशॉप में जो भी उपकरण उन्हें मिलते हैं वह उन्हें उठाकर अपने पास रखने लगते हैं। फिर चुनसा के कहने पर सभी छात्र वर्कशॉप से बाहर निकलते हैं और सीधा सागोरा की कक्षा के बाहर पहुंच जाते हैं। उस समय सागोरा की कक्षा एक महिला शिक्षिका पढ़ा रही होती है, लेकिन जैसे ही सागोरा और उसके दोस्तों की नजर चुनसा और उसके समूह पर पड़ती है, वह बिना किसी परवाह के कक्षा छोड़कर बाहर आ जाते हैं। सभी छात्र स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों समूहों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गुंडे दूर खड़ा यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि स्कूल में पहले ही दिन उसे इतनी खतरनाक स्थिति देखने को मिलेगी। डर के मारे वह तुरंत एक गाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है। उधर सागोरा सिर्फ लड़ ही नहीं रहा था, बल्कि अपनी लड़ाई की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसका असली मकसद कुछ और था। अपनी फाइटिंग स्किल्स की वीडियो स्कूल के नंबर 1 गैंगस्टर गैसो को भेजना चाहता था। सागोरा चाहता था कि गैसो उसकी लड़ाई देखकर उसे अपनी गैंग में शामिल कर ले, लेकिन समस्या यह थी कि चुनसा का सपना भी बिल्कुल वही था। चुनसा भी गैसो की गैंग में शामिल होना चाहता था और उसके लिए सबसे बड़ी बाधा सागोरा था। इसलिए चुनसा चाहता था कि वह सागोरा को हराकर गैसो को साबित करे कि स्कूल का सबसे ताकतवर फाइटर वही है। जब गुंडे डर के मारे गाड़ी के पीछे छिपा हुआ था, तभी उसके पास मुंसू नाम का एक लड़का आता है। मुंसू पूरे स्कूल का टॉपर छात्र था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके नाक से भी खून निकल रहा था। मुंसू गुंडे को देखकर कहता है, तुम मुझे शरीफ लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुनसा और सागोरा जो भी करने को कहें तुम चुपचाप वही करना। मुंसू उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो बाद में उसे बहुत पछताना पड़ेगा। उधर मैदान में लड़ाई अभी भी जारी थी। तभी सागोरा के एक दोस्त को एक संदेश मिलता है। वह सागोरा को बताता है कि उसके फोन पर गैसो का संदेश आया है। संदेश में गैसो ने सागोरा की लड़ाई से प्रभावित होने की बात कही थी। इतना ही नहीं, गैसो ने सागोरा को अपनी टीम में शामिल करने की भी बात कही थी। यह सुनते ही सागोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चुनसा के लिए यह हार बर्दाश्त करना आसान नहीं था। गुस्से में वह अपने सारे लड़कों को एक जगह बुलाता है और अपनी नाराजगी उन पर निकालना शुरू कर देता है। वह एक एक करके उन्हें घूंसे मारने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी,
अगर मेरे लिए सब लोग लड़ते तो आज गैसो की टीम में सागोरा नहीं मैं होता। लेकिन चुनसा का गुस्सा यहीं खत्म नहीं होता। थोड़ी देर बाद वह सीधा मुनसू के पास पहुंचता है। चुनसा मुनसू का बैग उठाता है और उसके अंदर रखी सारी किताबें बाहर निकाल लेता है। फिर उन किताबों पर केचप गिरा देता है। चुनसा मुनसू को देखकर कहता है, तू सिर्फ पढ़ने के लिए स्कूल आता है, लेकिन हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, गैसो के साथ जुड़ना। इसी दौरान चुनसा की नजर गुंडे पर पड़ती है। वह गुंडे को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि यह स्कूल में नया आया है। वह गुंडे को देखकर कहता है कि स्कूल में रहना है तो कम से कम लड़ना भी आना चाहिए। फिर वह गुंडे और मुनसू दोनों को एक अजीब सी सजा देता है। चुनसा कहता है, अब तुम दोनों आपस में फाइट करोगे और जो भी हारेगा पूरी क्लास उसके पेट में घूंसे मारेगी। यह सुनते ही बेचारा गुंडे बुरी तरह डर जाता है। उसके पास मुनसू से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मुनसू स्थिति को समझ चुका था। वह गुंडे से धीरे से कहता है, कृपया मुझे नीचे गिरा दो, मैं चुपचाप हार जाऊंगा, फिर ये लोग तुम्हें जाने देंगे। गुंडे बिल्कुल नहीं चाहता था कि मुनसू को और मार पड़े, लेकिन स्थिति इतनी खराब थी कि वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसी बीच मुनसू खुद ही जमीन पर गिर जाता है। अब क्योंकि मुनसू फाइट हार चुका था, क्लास के छात्र एक एक करके उसके पेट में घूंसे मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मुनसू हर घूंसे के बाद भी उनके सामने मुस्कुराता रहता है, जैसे वह अपना दर्द किसी को दिखाना ही नहीं चाहता हो। गुंडे यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। मुनसू की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगा है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद गुंडे मुनसू के पास जाता है और उसका बैग खुद उठाने लगता है। वह मुनसू से कहता है, चलो मैं तुम्हारा बैग उठा लेता हूँ, तुमने आज मेरी इतनी मदद की है। लेकिन गुंडे के दिमाग में एक सवाल अभी भी था। वह मुनसू से पूछता है, तुम इन लोगों से इतना मार क्यों खाते हो, इनकी शिकायत क्यों नहीं करते? मुनसू कहता है कि चुनसा, सागोरा और गैसो से स्कूल के सारे शिक्षक डरते हैं, इसीलिए अगर कोई शिक्षक या छात्र शिकायत भी करे तो उसका कोई फायदा नहीं होता। बात करते करते मुनसू गुंडे को अपने घर ले आता है। घर पहुंचने पर दोनों देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। दरअसल मुनसू की माँ सुबह से शाम तक एक रेस्टोरेंट में काम करती हैं ताकि अपने बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। मुनसू पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन स्कूल के अंदर इतनी ज्यादा गुंडागर्दी होती थी कि उसे पढ़ने का सही मौका ही नहीं मिलता था। थोड़ी देर बाद मुनसू और गुंडे साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मुनसू की माँ घर आ जाती है। वह बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, लेकिन गुंडे को देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है। मुनसू की माँ गुंडे का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि मुनसू का स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वह गुंडे को उसके साथ घर आने और मुनसू का साथ देने के लिए धन्यवाद कहती हैं। अगला दृश्य अगले दिन का होता है। मुनसू हर दिन की तरह स्कूल आ चुका होता है, लेकिन आज स्कूल का माहौल कुछ अलग था। वहाँ एक नए इंस्पेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम इंस्पेक्टर हुआजुन था। हुआजुन मुनसू से कहता है कि अब से स्कूल के अंदर उसे कोई भी तंग नहीं करेगा। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि अब इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। लेकिन मुनसू इंस्पेक्टर की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वह जानता था कि इससे पहले भी बहुत से लोग स्कूल को सुधारने का दावा करते हुए आए थे, लेकिन हर बार चुनसा और सागोरा के सामने सबकी हिम्मत टूट गई थी। मुनसू को लगता है कि शायद यह इंस्पेक्टर भी कुछ दिन बाद हार मानकर चला जाएगा। तभी दृश्य में गुंडे नजर आता है, लेकिन इस बार वह सामान्य स्थिति में नहीं था। उसे एक कालीन के अंदर लपेटकर नीचे गिरा दिया गया था। जैसे ही गुंडे की नजर इंस्पेक्टर हुआजुन पर पड़ती है, वह तुरंत उसे पहचान लेता है। हुआजुन भी गुंडे को देखकर हैरान नहीं होता। वह कहता है, मैंने तुम्हें इन सब की जासूसी करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम खुद ही मार खा रहे हो। यहाँ से एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। गुंडे असल में कोई सामान्य छात्र नहीं था, वह भी इंस्पेक्टर हुआजुन की तरह एक अंडरकवर इंस्पेक्टर था। वह छात्र बनकर इस स्कूल में सिर्फ एक ही मकसद से आया था, स्कूल के अंदर होने वाली गुंडागर्दी और मार पीट के सबूत जमा करना। इसी वजह से गुंडे के चश्मे के अंदर एक छिपा हुआ कैमरा लगा हुआ था। गुंडे ने अब तक स्कूल में होने वाली काफी घटनाएं रिकॉर्ड कर ली थी। अब इंस्पेक्टर हुआजुन कहता है कि आगे का काम वह खुद संभालेगा। वह गुंडे को आदेश देता है कि अब बस वही करना जो वह कहे। कुछ देर बाद स्कूल के छात्र कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। तभी बाहर से गुंडे वहां आता है। गुंडे जानबूझकर चुनसा और सागोरा को बुरी बुरी गालियां देना शुरू कर देता है। यह सुनते ही दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। चुनसा और सागोरा अपने सारे लड़कों को गुंडे के पीछे लगा देते हैं। गुंडे भी जानबूझकर वहां से भागना शुरू कर देता है। वह भागते भागते एक बहुत बड़े हॉल के अंदर पहुंच जाता है। उसके पीछे चुनसा, सागोरा और बाकी सारे छात्र भी हॉल के अंदर आ जाते हैं और तभी पीछे से इंस्पेक्टर हुआजुन हॉल का दरवाजा लॉक कर देता है। अब सभी छात्र एक ही जगह फंस चुके थे। हुआजुन उन सबको आदेश देता है, अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। लेकिन चुनसा और सागोरा को लगता है कि यह आदमी भी बाकी शिक्षकों की तरह सिर्फ धमकी दे रहा है। वह हुआजुन की बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। हुआजुन एक बार फिर चेतावनी देता है कि अगर सब अपनी सीटों पर नहीं बैठे तो नतीजे और भी बुरे होंगे। लेकिन छात्र पीछे हटने के बजाय हुआजुन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। हुआजुन उन्हें मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपने हाथ जेबों में डालकर उनके हमलों से बचने लगता है। वह बिना किसी हथियार के छात्रों के बीच से निकलता रहता है, लेकिन जब छात्र फिर भी रुकने का नाम नहीं लेते, आखिरकार एक्शन में आ जाता है। वह एक के बाद एक छात्रों को सिर्फ 2-2 घूंसों में नीचे गिरा देता है। कुछ ही देर में पूरी क्लास की हवा निकल जाती है। लेकिन अभी सबसे बड़ी फाइट बाकी थी। चुनसा
चुनसा और सागोरा दोनों मिलकर हुआजुन पर हमला कर देते हैं। दोनों को लगता है कि संख्या की वजह से वह इंस्पेक्टर को हरा देंगे, लेकिन हुआजुन उन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक निकलता है। वह एक कुर्सी का समझदारी से इस्तेमाल करते हुए चुनसा को नीचे गिरा देता है, फिर सागोरा के पेट में एक जोरदार घूंसा मारता है। सागोरा भी लड़खड़ाते हुए चुनसा के ऊपर गिर जाता है। हुआजुन उन दोनों के ऊपर कुर्सी रख देता है और बिल्कुल आराम से उसी कुर्सी पर बैठ जाता है। पूरी क्लास ये दृश्य देखकर हैरान थी। जिन छात्रों को लगता था कि चुनसा और सागोरा को कोई हरा नहीं सकता, उनके सामने दोनों जमीन पर पड़े थे। हुआजुन आखिरकार कहता है, अब जल्दी से अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ, वरना इससे भी ज्यादा पिटाई होगी। सभी छात्र डर के मारे चुपचाप अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं। मुनसू भी यह सब कुछ देख रहा होता है और पहली बार उसके दिल में इंस्पेक्टर हुआजुन को लेकर थोड़ा सा भरोसा पैदा होता है। शायद यह इंस्पेक्टर वाकई इस स्कूल को बदल सकता था, लेकिन हुआजुन का प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। वह पूरी क्लास को बताता है कि अब से उन्हें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में रहना होगा, क्योंकि पिछले 4 महीनों में इन छात्रों ने पढ़ाई के नाम पर सिर्फ आवारागर्दी और गुंडागर्दी की थी। अब उनका सिलेबस बहुत पीछे रह चुका था, इसलिए एक्स्ट्रा क्लासों के जरिए उन्हें पूरा सिलेबस कवर करना होगा। हुआजुन अपनी बात खत्म करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चुनसा और सागोरा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। दोनों अपने बैग से चेन निकाल लेते हैं और पीछे से हुआजुन पर हमला कर देते हैं, लेकिन हुआजुन को उनके हमले का अंदाजा पहले ही हो चुका था। वह कुछ ही सेकंड में वह दोनों की चेन से उनके हाथ बांध देता है और दोनों को जमीन पर गिरा देता है। हुआजुन उन सबको देखकर कहता है, लगता है तुम लोगों को अभी भी समझ नहीं आई। थोड़ी देर में शिक्षक यहाँ आएंगे और अब इस कमरे के अंदर पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर बाद शिक्षक भी कक्षा में आ जाते हैं। शिक्षक के लिए यह दृश्य बिल्कुल अविश्वसनीय था। पहली बार उन्होंने पूरी क्लास को अपनी अपनी सीटों पर बिल्कुल चुपचाप बैठे देखा। शिक्षक को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर हुआजुन ने ऐसा क्या कर दिया था कि जो छात्र किसी की बात नहीं मानते थे वह आज इतने शांत बैठे हुए हैं। लेकिन तभी चुनसा अपनी पुरानी चाल चलता है। वह शिक्षक से कहता है, माफ कीजिए, हमारे पास किताबें ही नहीं है, इसीलिए आज पढ़ाई नहीं हो सकी। लेकिन इस बार मुनसू तुरंत जवाब देता है। वह कहता है, मेरे पास किताबें हैं, मैं चाहूँ तो सभी छात्रों के लिए नोट्स की फोटोकॉपी भी ला सकता हूँ। हुआजुन मुनसू की तरफ देखता है और कहता है, अरे तुम इनके नौकर हो क्या? मुनसू कुछ नहीं बोलता। हुआजुन क्लास को समझाता है कि अब से कोई भी छात्र किताबों के भरोसे नहीं रहेगा। शिक्षक व्हाइट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखेंगे छात्रों को वही चीज समय पर अपनी नोटबुक में नोट करनी होगी, और जो छात्र नोट्स पूरे नहीं करेगा उसे अतिरिक्त सजा मिलेगी। शुरू में कई छात्र इस नियम को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ छात्र नोट्स लिखने में जानबूझकर सुस्ती करते हैं, जबकि कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन हुआजुन ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी, इसलिए जो छात्र नोट्स पूरे नहीं कर पाते उन्हें वह सजा देता है। उसके जोरदार घूंसों के बाद पूरी क्लास को समझ आ जाता है कि हुआजुन की चेतावनी सिर्फ धमकी नहीं थी। अब कोई भी छात्र जोखिम लेने के मूड में नहीं था। सभी अपनी नोटबुक लेकर पूरी जान लगा देते हैं और शिक्षक जो कुछ बोर्ड पर लिखते हैं उसे तुरंत नोट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह लगातार 3 घंटे की क्लास चलती है। 3 घंटे तक पढ़ाई करवाने के बाद हुआजुन और शिक्षक छात्रों को वर्कशॉप के अंदर ले जाते हैं। अब उनकी थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन चुनसा और सागोरा का ध्यान अब भी प्रैक्टिकल पर बिल्कुल नहीं था। दोनों को लगता था कि स्कूल में सिर्फ मारपीट और ताकत ही महत्वपूर्ण है। हुआजुन उन दोनों को देखकर कहता है, अभी शिक्षक ने जो कुछ सिखाया है चुनसा और सागोरा उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। दोनों को एक गाड़ी के अंदर बैठना था, लेकिन चुनसा और सागोरा सीधा मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वह किसी भी तरह इस प्रैक्टिकल से बच जाएंगे, लेकिन हुआजुन उनकी बात सुनने के मूड में नहीं था। वह दोनों को जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बिठाता है और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अगला ही पल उन दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। हुआजुन गाड़ी को इतनी तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर देता है कि चुनसा और सागोरा की सारी अकड़ हवा हो जाती है। वह गाड़ी को इधर उधर तेज मोड़ों के साथ चलाता है। हुआजुन ड्राइविंग में इतना आक्रामक था कि पीछे बैठे चुनसा और सागोरा डर के मारे बुरी तरह कांपने लगते हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने प्रैक्टिकल को गंभीरता से नहीं लिया तो हुआजुन उनकी जिंदगी और मुश्किल बना देगा। लेकिन हुआजुन फिर भी नहीं रुकता। वह गाड़ी को पूरी रफ्तार में चलाने के बाद आखिरकार इमारत के बाहर लाकर रोक देता है। बाकी छात्रों ने जब हुआजुन की यह पागलपन भरी ड्राइविंग देखी सबके होश उड़ गए। हुआजुन उन सबको चेतावनी देता है, अगली बार से जो भी प्रैक्टिकल पर ध्यान नहीं देगा उसके साथ इससे भी बुरा होगा। इतना कहकर दृश्य बदल जाता है। अब हम चुनसा और सागोरा को देखते हैं जो मुनसू पर गुस्सा कर रहे होते हैं। उन दोनों को लगता है कि मुनसू की वजह से ही उन्हें नोट्स लिखने पड़े, अतिरिक्त क्लासें करनी पड़ी और सबसे बढ़कर हुआजुन से इतनी ज्यादा मार खानी पड़ी। लेकिन तभी पीछे से हुआजुन वहां आ जाता है। वह चुनसा को एक जोरदार लात मारता है। चुनसा और सागोरा दोनों तुरंत डर जाते हैं, लेकिन इसी समय मुनसू उन दोनों के सामने आ जाता है। मुनसू कहता है, इन दोनों की कोई गलती नहीं है, मैं ही इनके साथ मजाक कर रहा था। मुनसू असल में चुनसा और सागोरा को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुनसू का यह व्यवहार हुआजुन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हुआजुन उसे अपने साथ एक अलग जगह ले जाता है। वहाँ गुंडे भी मुनसू के साथ होता है। गुंडे मुनसू को समझाता है, तुम्हें इन दोनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इंस्पेक्टर हुआजुन पर भरोसा कर सकते हो, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन इसी समय एक और दृश्य होता है। हम हुआजुन को स्कूल की इमारत के
के बाहर बैठे देखे हैं। उसने इमारत को बाहर से लॉक कर रखा था। अंदर सारे छात्र बंद थे और आज उन्हें पूरी रात स्कूल के अंदर ही रहना था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि छात्रों के पास उनके फोन भी नहीं थे। अब चुनसा और सागोरा को लगता है कि अगर वह इसी तरह स्कूल में बंद रहे तो उनका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोनों गुंडे को ब्लैकमेल करते हैं। गुंडे को अपने साथ लेकर वह बाथरूम की खिड़की से स्कूल के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनकी मंजिल कोई सामान्य जगह नहीं थी। वह सीधा गेस्टो के पास जा रहे थे। गुंडे भी मजबूरी में उनके साथ चला जाता है। गेस्टो के पास पहुंचते ही चुनसा और सागोरा उसे पूरी स्थिति बताते हैं। वह कहते हैं स्कूल के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। एक शिक्षक ने हमें बुरी तरह पीटा है। फिर वह गेस्टो को बताते हैं कि हुआजुन ने धमकी दी है कि अगर आज के बाद किसी ने गेस्टो का नाम भी लिया तो वह सबको जान से मार देगा। यह सुनते ही गेस्टो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन गेस्टो अपने गुस्से को नियंत्रित करता है और कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब दृश्य वापस स्कूल की इमारत में शिफ्ट होता है। हुआजुन ने सारे छात्रों को अपनी अपनी सीटों पर बैठने का आदेश दिया हुआ था, लेकिन तभी पीछे से चुनसा, सागोरा और गुंडे वापस स्कूल में आ जाते हैं। उन्हें देखते ही हुआजुन का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन इस बार चुनसा और सागोरा बिल्कुल अलग आत्मविश्वास में थे। उन्हें पता था कि उनके पीछे अब गेस्टो खड़ा है। दोनों हुआजुन को धमकी देते हुए कहते हैं कुछ ही देर में तेरी छुट्टी होने वाली है, जितनी जिंदगी बची है जी ले। हुआजुन उनकी बात सुनकर बिल्कुल नहीं डरता। वह जानता था कि चुनसा और सागोरा अपने दम पर इतना नहीं उछल सकते। उनके पीछे जरूर कोई और था। और तभी पीछे से गेस्टो की एंट्री होती है। गेस्टो को देखते ही स्कूल के सारे छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका कोई रक्षक आ गया हो। चुनसा और सागोरा को भी लगता है कि अब खेल पलट चुका है, लेकिन हुआजुन बिल्कुल शांत रहता है। वह गेस्टो को देखकर कहता है तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम्हें पता है स्कूल के अंदर बाइक्स की इजाजत नहीं है। गेस्टो के लिए यह चेतावनी किसी मजाक से कम नहीं थी। वह हुआजुन को देखकर अकड़ में कहता है कि स्कूल के अंदर उस जैसे घटिया इंस्पेक्टर का आना भी मंजूर नहीं है। गेस्टो की यह बात सुनते ही स्कूल के सारे छात्र हंसने लगते हैं। गेस्टो खुद को इस स्कूल का सबसे बड़ा गैंगस्टर समझता था। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। लेकिन तभी गेस्टो अपनी सिगरेट नीचे फेंकता है और बिना समय गंवाए सीधा हुआजुन पर हमला कर देता है। हुआजुन गेस्टो को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसी का फायदा उठाकर गेस्टो पीछे से हुआजुन को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर जोर से पटक देता है। पटकना इतना जोरदार था कि हुआजुन कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। गेस्टो को लगता है कि उसने आखिरकार हुआजुन को हरा दिया है। वह स्कूल के बाकी छात्रों के सामने आता है और अपने नाम के नारे लगवाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से हुआजुन की आवाज आती है। वह दोबारा खड़ा हो चुका था। हुआजुन को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा देखकर स्कूल के सारे छात्र हैरान रह जाते हैं। अब की बार हुआजुन के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह सीधा गेस्टो पर हमला करता है, लेकिन गेस्टो की अकड़ अभी भी नहीं टूटी थी। उसका रवैया देखकर हुआजुन आखिरकार तय करता है कि अब इस लड़के को सबक सिखाना जरूरी है। वह एक कुर्सी का इस्तेमाल करके गेस्टो को काबू में करता है और उसे स्कूल से बाहर ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही हुआजुन स्कूल के मुख्य गेट तक पहुंचता है, वहां पहले से ही एक और आदमी खड़ा होता है। ये गेस्टो का बड़ा भाई सांगमिन था। सांगमिन अपने भाई को हुआजुन के कब्जे में देखकर गुस्से में आ जाता है। हुआजुन भी उसे सीधा जवाब देता है कि अगर वह उससे मिलने आया है तो आज वह फ्री नहीं है और गेस्टो जैसे लोगों को स्कूल की सीमा के अंदर आने की इजाजत नहीं है। इसलिए हुआजुन सांगमिन से कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। लेकिन सांगमिन हुआजुन से कहता है तुम्हें अंदाजा भी है कि गेस्टो मेरा क्या लगता है। फिर वह धमकी देता है कि अगर हुआजुन ने गेस्टो को एक बार और हाथ लगाया या उसे कुर्सी से आजाद नहीं किया तो वह उसे जान से मार देगा। हुआजुन ये सुनते ही हल्की सी मुस्कुराहट देता है। वह कहता है चलो अब लड़ाई बोरिंग नहीं होगी, मुझे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। यह सुनकर सांगमिन अपने सारे आदमियों को हमला करने का इशारा देता है। अगला ही पल पूरी गैंग हुआजुन पर टूट पड़ती है। लेकिन इस बार हुआजुन सिर्फ एक इंस्पेक्टर बनकर बचाव नहीं करता। यहीं पर वह पहली बार अपना असली चेहरा दिखाता है। जो भी आदमी उसके सामने आता है हुआजुन उसे एक एक करके गिराता चला जाता है। किसी को वह बुरी तरह जख्मी कर देता है, किसी के हाथ पैर तोड़ देता है और जो उसके सामने ज्यादा देर टिकने की कोशिश करता है उसका भी बुरा हाल कर देता है। कुछ ही देर में पूरी गैंग समझ जाती है कि उन्होंने गलत आदमी को चुनौती दे दी है। तभी सांगमिन खुद हुआजुन के सामने आ जाता है। वह एक चाकू निकालकर हुआजुन पर हमला करता है, लेकिन हुआजुन उस हमले को रोक लेता है और उसी चाकू को उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। सांगमिन बुरी तरह घायल हो जाता है। खुद को हारता देख वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हुआजुन उसे भी भागने का मौका नहीं देता। वह सांगमिन को गाड़ी से बाहर खींचता है और एक जोरदार घूंसा मारता है। सांगमिन भी बुरी तरह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब सांगमिन और उसकी गैंग का पूरा अध्याय खत्म हो चुका था। हुआजुन वापस स्कूल के छात्रों के पास आता है। अब तक जो चुनसा और सागोरा खुद को स्कूल का सबसे बड़ा गैंगस्टर समझते थे, उन्होंने हुआजुन का असली स्तर अपनी आंखों से देख लिया था। दोनों का सारा रवैया खत्म हो चुका था। वह हुआजुन के सामने गिड़गिड़ा
चिल्लाने लगते हैं और उससे माफी मांगते हैं। लेकिन हुआजुन कहता है, तुम्हें मुझसे नहीं किसी और से माफी मांगनी चाहिए। यह सुनते ही दोनों को तुरंत मुनसू याद आता है। दोनों मुनसू के पास जाते हैं और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। वह मुनसू से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगते हैं। दोनों वादा करते हैं कि आज के बाद वह उसे कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई और छात्र मुनसू को परेशान करेगा तो वह उसके खिलाफ खड़े होंगे। चुनसा और सागोरा को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन दोनों को इस तरह अपनी अकड़ छोड़कर मुनसू से माफी मांगते देखकर बेचारा मुनसू भी उन्हें माफ कर देता है। फिर मुनसू हुआजुन की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे। मुनसू जानता था कि अब उसे अपनी माँ की दिन रात की मेहनत से कमाए हुए पैसों को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। अब वह सच में उन पैसों को अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर लगा सकता था। हुआजुन भी मुनसू को देखकर खुश होता है। उसका असली मिशन सिर्फ छात्रों को मारना नहीं था। वह चाहता था कि इन छात्रों को एक ऐसा मौका मिले जहां वह गुंडागर्दी की जगह अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दे सके। और तब हमें पता चलता है कि हुआजुन असल में ईआरपीबी का इंस्पेक्टर था। ईआरपीबी सरकार का बनाया हुआ एक विशेष संगठन था जिसका मकसद स्कूलों के अंदर होने वाली हिंसा और बुलिंग को रोकना था। और जरूरत पड़ने पर ईआरपीबी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम भी उठा सकता था। बिल्कुल वैसा ही जिनयांग हाई स्कूल में हुआ, जहाँ पहले छात्रों का पूरा दिन लड़ाई, बुलिंग और गुंडागर्दी में गुजरता था। अब वही छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। स्कूल का माहौल धीरे धीरे बदल गया। जो छात्र पहले शिक्षकों को नजरअंदाज करते थे अब क्लासों में बैठकर नोट्स बनाते थे। और जो स्कूल कभी गैंगस्टरों के कब्जे में था अब वहाँ अनुशासन का राज था। फिर हम हुआजुन को उसके ऑफिस में बैठे देखते हैं। तभी पीछे से शिक्षा मंत्री गैंगसोक वहाँ आते हैं। गैंगसोक वही आदमी था जिसने ईआरपीबी की नींव रखी थी। ऑफिस में गुंडे भी मौजूद होता है। गुंडे को लगता है कि उसने इतना बड़ा मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए अब उसे थोड़ी छुट्टी मिलनी चाहिए। वह गैंगसोक से कहता है कि उसे सिर्फ 4 दिन की छुट्टी दे दी जाए, लेकिन गैंगसोक उसकी रिक्वेस्ट को सीधा रिजेक्ट कर देता है। वह कहता है कि जिनयांग हाई स्कूल को ठीक करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां इसी तरह की गुंडागर्दी और हिंसा चल रही है। उन स्कूलों को भी ठीक करना जरूरी है। इसीलिए गैंगसोक साफ कह देता है कि इस पूरे साल गुंडे को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और इसी के साथ इस भाग की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ईआरपीबी की नींव रखने की जरूरत क्यों पड़ी? ना हुआजिन पहले कौन था और शिक्षा मंत्री चोई गैंगसोक को हुआजिन से ऐसा कौन सा राज या संदेश मिला था जिसने पूरी ईआरपीबी की कहानी को जन्म दिया? अगर आप ये पूरा राज जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें पार्ट 3। आपके कमेंट्स तय करेंगे कि पार्ट 3 आएगा या नहीं।